अब हम प्रश्न संख्या 63 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? और हमने बताया था कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 से छोटी या बराबर और 0 से बड़ी या बराबर। हम देखते हैं 2/3 एक उचित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब इसका मान जो आएगा 0.666 ऐसे आएगा। तो ये A0 और 1 के बीच की संख्या है, ये प्रायिकता हो सकती है। माइनस में कभी प्रायिकता जाएगी नहीं, क्योंकि 0 से कम नहीं होती, तो ये माइनस की संख्या, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। ये इसका उत्तर होगा। जो नहीं हो सकती वही हमें पूछा गया है। 15% है, ये प्रायिकता होती है, क्योंकि 15% को 15/100 लिखेंगे तो 0.15 जो हमें प्राप्त होता है, ये हमारे 0 और 1 के बीच की संख्या है, इसलिए प्रायिकता हो सकती है। और 0.7 भी 0 और 1 के बीच की संख्या, इसलिए प्रायिकता हो सकती है। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? जब कोई घटना का घटित होना ही निश्चित है, तो इसका मतलब उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। 100% है कि वो घटना घटित होगी, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना, किसी घटना, कोई घटना है, ये असंभव है, होगी नहीं, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? क्या चांस है कि वो घटित हो जाए? जब होगी ही नहीं तो उसके कोई चांस नहीं है, इसलिए उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होती है? एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो उसकी 2 स्थितियां बनती हैं, हेड और टेल, चित या पट। कुल स्थिति बनी 2, और चित आने पर के अनुकूल स्थिति कितनी है? 1, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ H बराबर 1/2। 1/2 कौन से ऑप्शन में? ए में। ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 67। एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होती है? एक पासे को उछालते हैं तो कुल स्थिति कितनी बनती है? 6। कुल स्थिति कितनी बनती है? 6 बनती है। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखिए, एक अभाज्य संख्या होती नहीं है, 2, 3 और 5, यानी 3 होती हैं। कौन कौन सी? 2, 3 व 5। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या क्या होगी? पासे को फेंका गया तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। कुल स्थिति कितनी है? 6। अनुकूल, यानी अभाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थितियां कितनी बन रही हैं? 3। 3/6 बराबर 1/2। 1/2 कौन से ऑप्शन में है? पहले। ये हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि ई कोई घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का मान क्या होगा? इन दोनों का लिखा हुआ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता। इसका क्या मतलब होता है? जैसे एक घटना है, सिक्के को उछाला, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। और चित ना आने की प्रायिकता क्या होगी? चित कब नहीं आएगा? जब पट आएगा, तो पट आने की प्रायिकता 1/2। यानी कि चित ना आने की प्रायिकता पट आने की प्रायिकता है, वो भी 1/2 है, और चित आने की प्रायिकता भी 1/2 है। दोनों को जोड़ेंगे 1/2, 1/2 आधे आधे को जोड़ेंगे तो कुल प्रायिकता कितनी हो जाती है? 1। इसी प्रकार यहाँ भी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता, दोनों का मान कितना होता है? योग, कुल योग। यानी कि कुल प्रायिकता कितनी होती है किसी घटना की? 1 होती है। वो घटित होने और ना होने का योग 1 होता है। बा ऑप्शन है, ये हमारा उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? हम लोगों ने पढ़ा है कि एक वृत्त है, इसके किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त के केंद्र से। अगर इसको स्पर्श रेखा को मिलाया जाए तो ये स्पर्श बिंदु जो कहलाता है, इसे कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। ये P है और ये है हमारी स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। ये केंद्र है वृत्त का, जिसे O नाम दे दिया, और ये जो OP जो बनेगी, ये हमारी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो समकोण बनता है। कौन सा बनता है? समकोण बनता है, या 90 डिग्री का कोण। ऑप्शन में देखते हैं D, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न 75वां। 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बना हुआ है
इसको समझने के लिए चूंकि भाषा थोड़ी लंबी है, हम एक वृत्त बना लेते हैं। हमने एक वृत्त बनाया, ये केंद्र है, इसकी जो त्रिज्या है r बराबर वो 5 सेमी है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। ये P है, मान लो यहाँ P है, इससे P से जाने वाली एक स्पर्श रेखा है और यहाँ एक बिंदु Q है, ऐसे खींची गई है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र O से एक रेखा यहां से जा रही है, इस प्रकार मिलती है कि OQ O से Q तक ये जो दूरी है ये 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई क्या है? P से Q तक की जो रेखा बनेगी इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा है अपनी, इसकी लंबाई कितनी होगी? हमने मान लिया स्पर्श रेखा की लंबाई x सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा है, चूंकि O को अगर P से मिलाएं तो वृत्त की त्रिज्या बनती है, इसका मान 5 सेंटीमीटर है। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में एक दूसरे के लंबवत होती है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? ये भुजा हमारी जो होगी वो कर्ण होगी। क्या होगी? और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा कितना दे रखा है? कर्ण 12 सेंटीमीटर है, 12 का वर्ग बराबर आधार कितना है? आधार और लंब ये है, एक x है और एक 5 है। x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 बराबर x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना होता है? 25। पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण जब हम करेंगे तो इधर रह गया x स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। ये x स्क्वायर बराबर हम इसको कह सकते हैं 119 और x बराबर कितना आ जाएगा? 119 का वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर में था, तो हमारा उत्तर भी सेंटीमीटर में होगा। तो अंडर रूट 119 कहाँ है? डी ऑप्शन, ये हमारा उत्तर होगा। थोड़ा सा जटिल जरूर पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत होती हैं, और जो उनको अगर वृत्त के केंद्र के साथ भी इन दोनों को स्पर्श रेखा के दोनों छोर और वृत्त के केंद्र को मिलाया जाए तो एक समकोण त्रिभुज की रचना होती है, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का सूत्र हम लगा सकते हैं और वहीं से ये प्रश्न सरल होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वही प्रश्न है, सेम ऐसा ही हम एक वृत्त बनाते हैं। अब यहाँ एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी एक Q बिंदु है बाहर, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी लंबाई दे रखी है 24 सेमी। और Q से केंद्र की दूरी, यानी वृत्त का जो केंद्र है वो यहाँ P बिंदु पर स्पर्श रेखा मान सकते हैं, उसकी जो दूरी है वो 25 सेमी है। ये 25 सेमी है। P को O से मिलाएं या समकोण बनेगा। ये वृत्त की त्रिज्या रह जाती है फिर OP। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये x है, और चूंकि क्या संबंध होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? समकोण के सामने वाली भुजा, यानी 25 का वर्ग बराबर ये 24 है, 24 का वर्ग प्लस ये दूरी हमें ज्ञात करनी है वो x का वर्ग। 25 का वर्ग 625 बराबर 24 का वर्ग कितना होता है? 24 24 576 x स्क्वायर। पक्षांतरण कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, जो कितना आता है? 49। और इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो x बराबर कितना होगा? अंडर रूट 49, यानी दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर x बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर होगा। 7 सेंटीमीटर कहाँ है? अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मान लो उस वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है? r सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर की जगह यहाँ मात्रक दिया हुआ है, कुछ भी इकाई या मात्रक हो सकती है। अब उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या है? आपस में बराबर है, यानी परिमाप
इसको वृत्त की क्या कहते हैं, परिधि, बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। तो वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आप, पाई से पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया, तो कितना बचा, यहाँ एक आर बचा, इधर 2 बचा, आर बराबर कितना आ गया, 2 मात्रक। ये अपना उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 74वां कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है, या थीटा डिग्री हो, p डिग्री हो, कोण का मान बदल दिया है, नाम बदल दिया गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमें अब p दे दिया है, बटे 360, यानी कि पाई आर स्क्वायर p डिग्री बटे 360। आर की जो घात है वो 2 होगी, कितनी होगी, 2। हम ऑप्शंस में देखते हैं, यहाँ आर की घात 1 है तो ये आंसर नहीं होगा, और तीसरे वाले ऑप्शन में भी आर की घात 1 है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमें देखना है, दोनों में पाई है, लेकिन एक में बटे 180 और एक में बटे 720 है। अगर 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे करूं कि ये हो जाएगा 360 दूना 720, तो हो गया नीचे p डिग्री के बटे, और इधर बच गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसी ऑप्शन में मिलता है क्या, ये अपना डी ऑप्शन में मिलता है, जो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब हम हमारे आज की क्लास के 2 अंतिम प्रश्नों पर चलते हैं। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये मान लो मीनार है, यहाँ अपना सूर्य है, और यहां से इस मीनार की छाया यहां तक जाती है, यहां तक, ये मीनार है और ये इसकी छाया है तो धरती पर पड़ रही है। चूंकि मीनार लंबवत होती है तो ये समकोण होगा। अब हमें सूर्य को अगर यहां से देखना हो तो इस ऊपर देखेंगे, ऊपर देखने का ये उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं, माना थीटा कोण है, कितना कोण है, थीटा। त्रिभुज है ABC, यानी कि AB मीनार हो गई और BC उसकी छाया हो गई। मीनार और छाया बराबर हैं तो इसको x मीटर मान लेते हैं और इसको भी x मीटर मान लेते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लेकिन हमें कर्ण के अलावा लंब और आधार 2 भुजाओं के बारे में हमें पता है। और लंब और आधार का रिलेशन निकालने वाली लाल बट्टे कक्का के आधार पर हम जब देखते हैं तो यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लंब और आधार का जो संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है टेन और कोट। तो हम यहाँ टेन थीटा ले लेते हैं, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो 90 डिग्री यानी समकोण, और अपना कोण थीटा वाली भुजा तो होती है आधार और उसके लंबवत भुजा होती है लंब। तो लंब कितनी है, AB का मान हमने x बटे आधार भी कितना है x से x कट गया, कितनी बार गया 1, यानी टेन थीटा बराबर 1। और टेन थीटा बराबर 1 कितने डिग्री पर होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है। हम पीछे भी अभी एक सारणी में, टेन की सारणी में देख के आए हैं, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, बहुपद px बराबर 3 - x और x - 4 की घात क्या होगी। ये एक बहुपद दे रखा है, 3 - x और x - 4, इसका गुणनफल करते हैं और x की जो अधिकतम घात होगी वो इस बहुपद की घात होगी। गुणा कीजिए, x का गुणा 3 से किया 3x, माइनस x का गुणा x से किया x स्क्वायर, और -4 का गुणा 3 से किया तो माइनस का 12, और माइनस माइनस हो गए प्लस, और 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x। अब इनको समिति से लिख देते हैं घातों के घटते क्रम में, -x स्क्वायर और 3x और 4x हो गए 7x और माइनस का 12। ये हमारा बहुपद बचा। अब आप ही देखकर बताइए, इसमें चर राशि यानी x की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 2। ये हमारा उत्तर होगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी और रोचक लगी होगी, क्योंकि प्रश्न
की संख्या बहुत ज़्यादा है तो हमें थोड़ा फास्ट भी चलना होता है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके उसकी गति भी कम करके देख सकते हैं। आपको ये गति का ऑप्शन भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा।